मुल्क भर में आज यौम यकजहती कश्मीर कौमी अज़्म और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। आज कश्मीर और पाकिस्तान को मिलाने वाले तमाम रास्तों पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाकर यकजान दो कल्ब होने का इजहार किया जाएगा, जबकि सुबह 10 बजे सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी अख्तियार की जाएगी। आज आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली का खसूसी इजलास होगा, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कश्मीर असम्बली से खिताब करेंगे। यौम यकजहती कश्मीर के मौका पर अपने खसूसी पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि 75 साल से भारत ने कश्मीर पर नाजायज़ कब्ज़ा कर रखा है। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल अगस्त 2019 के भारतीय गैर कानूनी इक़दामात के बाद बदतरीन रुख अख्तियार कर चुकी है। भारतीय इक़दामात आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, भारतीय वहशियाना इक़दामात को आलमी फोरम्स पर उजागर करते रहेंगे। यौम यकजहती कश्मीर पर वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कश्मीरियों की जद्दोजहद को सलाम पेश किया। अपने पैगाम में कश्मीरी अवाम की गैर मुतज़लज़ल अखलाकी, सफारती और सियासी हमायत जारी रखने के अज़्म का इजहार करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि जब तक कश्मीरी भारतीय मुजालिम का शिकार हैं, पाकिस्तान चैन से नहीं बैठेगा। अपने बयान में इनका कहना था कि भारत कश्मीरियों को इनकी अपनी ज़मीन पर अक़लियत में बदलने की कोशिश कर रहा है। भारत को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ बंद करना होंगी। हुकूमत ने इमरान खान को जेल भरो तहरीक चलाने का चैलेंज दे दिया। वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि जिनकी 2 दिन में जेल में रहकर आंखें भर जाएं, वो जेल नहीं भरा करते। इनका कहना है कि आपको जेल भरो नहीं, डूब मरो तहरीक शुरू करनी चाहिए। अदालतों में अपने अमाल और केसेस का हिसाब दें, जेलें खुद भर जाएंगी। मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि अपोजिशन और मीडिया को जेलों में डालने वाला आज जेल भरो तहरीक का ऐलान कर रहा है। जेल भरो तहरीक का ऐलान वो कर रहा है जो टांग पर प्लस्तर बांध कर बख्तरबंद जमान पार्क में बैठा है। इन्होंने कहा है कि जेल भरो तहरीक में क़यादत गिरफ्तारी देती है, घर में छुपकर नहीं बैठती। अगर जेल भरो तहरीक में संजीदा हैं तो जमान पार्क से औरतों और बच्चों को हटाएं, रास्ते खोलें। मुल्क भर में आज यौम यकजहती कश्मीर मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। यौम यकजहती कश्मीर की मुनासबत से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज़ाद कश्मीर असम्बली से खिताब करेंगे। कश्मीर और पाकिस्तानियों को मिलाने वाले तमाम रास्तों पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाकर कश्मीरियों का साथ देने का अज़्म का इजहार किया जाएगा, जबकि सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। अस्करी क़यादत ने यौम यकजहती कश्मीर के मौका पर कश्मीरी भाइयों को भरपूर खराज तहसीन पेश किया है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान की जानिब से खसूसी पैगाम में कहा गया है कि कश्मीरियों के अज़्म को दबाया नहीं जा सकता। DGISPR के मुताबिक खसूसी पैगाम में कहा गया है कि कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ व इरादियत मिलना चाहिए। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ इंतकाल कर गए। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ 79 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ काफ़ी अरसे से अलील थे और दुबई के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। जनरल परवेज़ मुशर्रफ को एक ऐसी बीमारी का सामना था जो दुनिया में बहुत कम लोगों में पाई जाती है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ने उनको इलाज के लिए अपने यहाँ आने की दावत नहीं दी थी। ज़राए के मुताबिक जनरल परवेज़ मुशर्रफ का जज़्दे खाकी पाकिस्तान ले जाया जाएगा। साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ 11 अगस्त 1943 को दिल्ली में पैदा हुए। इन्होंने इब्तदाई तलीम कराची और बाद में FC कॉलेज लाहौर से तलीम हासिल की और 1961 में पाक फ़ौज में कमीशन हासिल किया। साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ ने बाद में स्पेशल सर्विसेज ग्रुप में शमूलियत अख्तियार की। इन्होंने 1965 और 1971 की जंगों में भी हिस्सा लिया। परवेज़ मुशर्रफ 7 अक्टूबर 1998 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे पर फाइज हुए। इन्होंने 12 अक्टूबर 1999 को नवाज शरीफ हुकूमत ख़त्म करके चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा संभाला। परवेज़ मुशर्रफ ने 9/11 के हमले के बाद फ्रंट लाइन इत्तेहादी बनने की अमेरिकन पेशकश कबूल की। अप्रैल 2002 में रेफरेंडम करके परवेज़ मुशर्रफ बाकायदा सदर पाकिस्तान मुंतखब हुए। परवेज़ मुशर्रफ 2004 में आइन में 17वीं तरमीम के ज़रिए मज़ीद 5 साल के लिए बावर्दी सदर मुंतखब हुए। जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ ने नवंबर 2007 में आइन मुखालिफ इक़दामात करके आला अदलिया के जज को मज़ूल किया। वो 18 अगस्त 2008 को सदारत से मुस्ताफ़ी होकर मुल्क से बाहर चले गए। अमेरिका से करीबी सियासी साथी अरशद खान ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आप भी मुलाहिज़ा फरमाएँ। जी, बड़े अफसोस के साथ ये ख़बर दे रहा हूँ कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब इस दुनिया में नहीं रहे। इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। काफ़ी अरसे से बीमार थे दुबई में, तो मौत का जायका तो हर इंसान ने चखना है
اور ہر انسان کے لیے وقت مقرر ہے، اور اپنے مقررہ وقت پہ اللہ کی طرف چلے جانا ہے۔ اللہ پاک جنرل مشرف کے درجات کو بلند کرے، آخرت میں منزلیں آسان فرمائے، جنرل فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور انہوں نے بڑے پاکستان کے لیے بڑی خدمات انجام دی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگ ان کو یاد رکھیں گے۔ شکریہ۔ نیو یارک آف ڈیوٹی پاکستانی مسلم پولیس آفیسر گاڑی کی خریداری کے دوران ڈکیتی کا شکار، شدید زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حکام نے بتایا ہے کہ ایک آف ڈیوٹی نیو یارک پولیس آفیسر جو کار خریدنے کی کوشش کر رہا تھا، ہفتے کی رات بروکلین میں ڈکیتی کی کوشش کے دوران گولی مار کر شدید زخمی کر دیا گیا۔ فائرنگ کا واقعہ شام 7 بجے کے قریب پیش آیا۔ نیو یارک پولیس کے اسسٹنٹ چیف مائیکل پیلٹاسانو نے نیوز کانفرنس میں کہا ہے کہ مقامی وقت کے مطابق آف ڈیوٹی آفیسر ایک گاڑی کو دیکھنے کے لیے پہلے سے طے شدہ میٹنگ کے مقام پر پہنچا۔ پیلٹاسانو نے کہا کہ افسر ایک رشتہ دار کو بھی لے کر آیا تھا۔ پیلٹاسانو نے نیوز کانفرنس میں بتایا کہ مشتبہ شخص نے بندوق دکھائی اور ڈکیتی کا اعلان کیا۔ فائرنگ کا تبادلہ ہوا جہاں آف ڈیوٹی اہلکار مارا گیا۔ نیو یارک پولیس کمشنر نے بتایا کہ مشتبہ شخص فرار ہو گیا اور افسر کو بروکلین کے ہسپتال لے جایا گیا جہاں اس کی حالت تشویشناک بتائی گئی۔ افسر کا نام فوری طور پر جاری نہیں کیا گیا۔ افسر کا رشتہ دار زخمی نہیں ہوا۔ پیلٹاسانو نے انکشاف کیا ہے کہ نیو یارک پولیس کے 5 سالہ تجربہ کار افسر نے سوشل میڈیا پر ملاقات کا اہتمام کیا تھا۔ نیو یارک شہر کے میئر ایرک ایڈمز نے تصدیق کی ہے کہ زخمی اہلکار شادی شدہ تھا اور اس کے بچے تھے۔ ایڈمز نے کہا کہ ایک افسر نے ایک سادہ کام انجام دیا اور ایک خطرناک شخص نے آتشی اسلحہ نکالا، جیسا کہ ہم اس شہر میں اکثر دیکھتے ہیں۔ بہت سے غیر قانونی بندوقیں برے لوگوں کے ہاتھ میں ہیں اور برے کام کر رہے ہیں۔ مزید تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں۔ نیو یارک پولیس کے کیپٹن ادھیر رانا نے زخمی افسر کے لیے سب سے دعاؤں کی درخواست کی ہے۔ بیٹھیں، ہم بیٹھنے کو تیار ہیں، لیکن الیکشن کی پہلی بات ہوگی، اور یہ کیا بات ہے کہ آئین اور قانون کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن کراؤ، آپ ڈیلے کرا رہے ہیں۔ کون سا طریقہ آپ کے پاس ہے کہ آپ الیکشن سے بھاگیں گے؟ یہ اس لیے بھاگ رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ تحریک صاحب نے جیت جانا ہے، ان کو شکست ہوگی، اس وجہ سے یہ الیکشن میں نہیں جانا چاہتے۔ اب یہ ہمارا گورنر صاحب عجیب سا آدمی ہے، کہتا ہے امن امان خراب ہے، دھماکے ہو رہے ہیں، تو یہاں پر 70 قومی اسمبلی کا الیکشن ہو سکتے ہیں۔ ہمارے صوبے میں تقریباً 14-15 قومی اسمبلی کے الیکشن اناؤنس کر دیے، وہ ہو سکتے، لیکن صوبائی الیکشن نہیں ہو سکتے۔ تو 2 طریقے نہیں چل سکتے۔ پھر پرائم منسٹر نے آ کے چاہیے تو یہ تھا کہ ہمدردی کرتا، آ کر کے ہم نے 500 ارب روپے دی، آپ نے تو نہیں دیے۔ یہ تو اس کو صوبے کہا کہ تم کون ہوتے ہو کہ ہمیں کہتے ہو کہ میں نے دیا، ہم نے دیے۔ ہم نے 500 ارب سے زیادہ اپنے پولیس پہ خرچ کیے۔ میرے دور میں CTD بنا، ریفارمز ہوئے، فورینزک لیبارٹری ہمارے پاس موجود ہے، کہتے ہیں فورینزک لیبارٹری نہیں ہے۔ یہ بے خبر، یہ بے سوچ لوگ، یہ تو پہلے کہتے تھے کہ PPP میں یونیورسٹی کوئی نہیں بنی۔ یونیورسٹی ہمارے صوبے میں تو نئے 7 یونیورسٹی بنی، 7-8 کیمپسز بنے۔ ہمارا صوبہ اس وقت سارے ملک میں سب سے ترقی یافتہ ہے۔ ہمارا صوبہ اس وقت سسٹمیٹک چل رہا ہے، ہمارے ایجوکیشن، ہیلتھ، ہمارا سسٹم ان سب سے بہت بہتر ہے۔ پولیس میں چیلنج کرتا ہوں، آئے جو ادارے ہم نے PTI نے بنائے، کیا وہ پنجاب سے زیادہ اور بہتر نہ ہو تو میں جرمانہ دوں گا۔ یہ باتوں کے شعر ہے، کام کے شعر نہیں ہے۔ تو اگر انہوں نے بہت کام کیے، بڑے لائق ہیں، بڑے تجربہ کار ہیں، تو کیا کیا پاکستان کے ساتھ؟ ان پر کوئی اعتبار نہیں کرتا، IMF اعتبار نہیں کرتا، مہنگائی آ گئی، لوگ پریشان ہیں، ان کو پریشانی کا غم نہیں ہے۔ یہ ملک کے لیے نہیں آئے، میں صاف کہتا ہوں یہ ملک کے ہمدرد نہیں ہے۔ یہ آتے کوئی پالیسیز بناتے کہ ہم نے اس دلدل سے نکلنا کیسا ہے۔ ان کے پاس کوئی پروگرام ہے کہ ہم پالیسی لا رہے ہیں تاکہ ملک کی آمدن بڑھ جائے، خرچے کم ہو جائے اور آمدن بڑھائیں تاکہ ملک نکلے۔ یہ تو قرضوں کی بات کرتے ہیں۔ یہ جو قرضہ آئے گا، یہ قرضے لیے کس نے تھے؟ یہ قرضوں کی قسط اور سود جو ادا کر رہے ہیں انہوں نے لیے۔ ایوب خان کے دور تک کوئی قرضہ نہیں تھا ملک پہ، یہ مداری آئے، انہوں نے قرضے لیے اور اس قرضے کا ادا کرنے کے لیے سارا ملک پریشان ہے۔ اس کی وجہ سے آج مہنگائی آ رہی ہے۔ ہم نے بھی قرضے لیے، لیکن ہم نے وہ قرضے کدھر گئے؟ وہ قرضے ہم نے بھی سود اور قسط میں دے دیے۔
अभी अगर ये जितना कर्जा लेंगे, ये सारे कर्जे मुल्क के काम नहीं आएंगे। ये याद रखना, ये कर्जे बढ़ेंगे और सिर्फ सूद और किस्त अदा करने के लिए अब और कर्जे ले रहे हैं। तो ये मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं? ये कहते थे कि हम आएंगे कानून साजी करेंगे। क्या कानून साजी की? एहतसाब ख़त्म कर दिया, अपनी चोरियां छुपा ली, अदालतों से अपने आप को भरी कर दिया, अरबों रुपए लूटे, डाके डाले, केसेस बने हुए वो ख़त्म कर दिए। लेकिन हमारे वर्कर को, हमारे पार्टी के लीडर्स को उनके ख़िलाफ़ झूठे केसेस बना रहे हैं, जुल्म और ज़्यादती हो रही है। तो मैं इनको कहता हूँ बाज आ जाओ। इस वक्त अवाम बेदार है, सोशल मीडिया है, यंग जनरेशन है, एजुकेटेड लोग हैं, ये आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे। जितना मर्जी कर लो, इमरान खान ने इस मुल्क में आना है। आप जो मर्जी चीखे मारो, इमरान खान ने आना है। हमें पता है, हम अवाम में रहते हैं। अवाम क्या, जाके अवाम तुम्हें तो जाओ, पब्लिक से जाके पूछो इनका क्या हाल हो रहा है, गरीब का क्या हाल हो रहा है, तनख्वाहदार का क्या हाल हो रहा है। इस वक्त कारखानादार रो रहा है, इस वक्त लेबर रो रही है, इस वक्त दुकानदार रो रहा है, इस वक्त सारा पाकिस्तान रो रहा है। इनको फिक्र नहीं है। डॉलर महंगा होता है तो इनके तो अकाउंट्स डॉलर में हैं, इनको तो और फ़ायदा पहुंच रहा है। लुट रहा है तो पाकिस्तानी, कर्जा और लेंगे तो नुकसान पाकिस्तान का, और कर्जा लेंगे तो महंगाई होगी। अब जो शराइत आप देखें IMF कि बिजली महंगा करो और गैस महंगा करो और पेट्रोल करो महंगा करो और टैक्सेस लगाओ, तो ये मुल्क सिर्फ इसके लिए तो अंधा लूला पे बिठा दो कि वो टैक्सेस लगाता जाए, महंगाई करता जाए, तो कोई भी चला सकता है। इनमें क्या ऐसी खासियत है कि ये मुल्क को ठीक कर सकते हैं? ये मुल्क पहुंचाया इन्होंने ये मुल्क पहुंचाया इस वक्त तक। अगर ये कर्जे ना लेते, सही हुकूमत होती, कानून साजी सही होती, इंसाफ होता, मुल्क में ज़्यादती ना होती, दुनिया तरक्की कर चुकी है और हम कर्ज़ों पे चल, कर्ज़ों पे कैसे मुल्क चल सकता है? आप पॉलिसी दें कि आपके पास क्या पॉलिसी है कि ये मुल्क दलदल से निकलेगा, कर्ज़ों पे नहीं निकलेगा और डूबता जाएगा। जितने कर्जे लोगे और महंगाई आएगी। तो ये पॉलिसी दें कि हमने मुल्क के लिए क्या करना है, कारखाने कैसे चलाने हैं, आवाम को कैसे सीधे रास्ते पे लाना है, मुल्क ने तरक्की कैसी करनी है। कर्ज़ों से मुल्क तरक्की नहीं कर, कर्ज़े लेंगे, कर्ज़ों में किस्त देंगे और महंगाई बढ़ेगी और कर्ज़े भी बढ़ेंगे। तो मेरा ये ख्याल है ये फेल हो चुके हैं, इनके पास कोई रास्ता नहीं, इनको जाना पड़ेगा, क्योंकि अब केयर टेकर हुकूमत है। अब केयर टेकर हुकूमत का मकसद कि फेयर एंड साफ शफाफ इलेक्शन तक लेके जाना है। ये तो पूरे ऐसे चल रहे हैं जैसे इनकी हुकूमत बनी हुई है, हर चीज़ में मदाखलत। आपने अभी बात की है KBC के हवाले से, तो क्या ये समझा जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने KBC में शिरकत में मशरूत कर दी है कि आपके खिलाफ जो कुछ हो रहा है इसको बंद कर देंगे तो फिर आप लोग जाएंगे? दूसरा एक और क्वेश्चन। एक मिनट, हमने कोई मशरूत नहीं की, हम बिल्कुल बैठने को तैयार नहीं है। हमारा एक ही एजेंडा है कि साफ शफाफ इलेक्शन का डेट दें, सूबाई दें, मुल्क के इलेक्शन का तारीख दें, तब हम बैठेंगे। अदरवाइज कोई शराइत नहीं है, हम सिर्फ इलेक्शन पे जाएंगे। सर ये बताइएगा कि 3 नाम भी सामने आ रहे हैं। खड़ग साहब आपने खत लिखा है लेकिन अभी तक सदर मुमलिकत की जानिब से किसी किस्म का कोई इकदाम नहीं उठाया गया, क्या सदर मुमलिकत भी बेबस हो चुके हैं? देखिए, सदर मुमलिकत इमरान खान ने उनको इख्तियार दिया हुआ है कि आगे जाके बात करें। ये ना बात करने को तैयार हैं, ये सिर्फ अपना मकसद हासिल करने के लिए कि तहरीक इंसाफ को कैसे डाउन किया जाए, इमरान खान को कैसे दबाया जाए। ये गलत फहमी, इमरान खान बबर शेर है, वो नहीं परवाह करता, उसको ज़िंदगी की फ़िक्र नहीं है। वो एक जदोजहद कर रहा है, जिहाद कर रहा है, और उसका जिहाद का मकसद ये है कि इस मुल्क में बेईमान लीडर ख़त्म हो और ईमानदार लोग आएँ। बेशक हम नहीं होंगे, हमारी ज़िंदगी का कोई पता नहीं, इमरान खान का कोई पता नहीं, लेकिन इस मुल्क को एक ना आवाज़ दे दिया, ज़ुबान दे दी कि खुदा के वास्ते एक मुल्क में ईमानदार लोगों के साथ दो। अल्लाह करे हर पार्टी में ईमानदार लीडर आए ताकि पाकिस्तान तरक्की कर सके, क्योंकि दुनिया चली गई आगे और हम ज़मीन में दब रहे हैं, तो इनकी वजह से दब रहे हैं। तो इमरान खान ने आवाज़ दी है कि लोगों को कि अब आइंदा कोई करप्ट लीडर को पाकिस्तानी वोट नहीं देगा। खड़ग साहब ये बता दें कि इस्टेब्लिशमेंट से जितने भी मुज़ाकरात होते हैं उसमें आप बैठते हैं, किन वजह पे आपके जो मुज़ाकरात पहले चल रहे थे वो कामयाब नहीं? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी का कहना है कि भारत ने अपनी टीम पाकिस्तान ना भेजी तो पाकिस्तानी टीम भी भारत नहीं जाएगी। एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास में नजम सेठी ने दो टोक मौक़िफ़ अपनाते हुए वाज़ेह किया है कि भारतीय बोर्ड का मौक़िफ़ तब्दील ना हुआ तो एशियन कप न्यूट्रल वेन्यू पर हो सकता है।
इन्होंने मजीद कहा कि भारत ने अपनी क्रिकेट टीम पाकिस्तान ना भेजी तो पाकिस्तान टीम भी भारत नहीं जाएगी। ज़राए के मुताबिक न्यूट्रल वेन्यू के तौर पर यूएई और कतर के नामों पर गौर किया जा सकता है। एशिया कप मुतासिर हुआ तो वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी पर भी डेडलॉक होगा। मार्च में एसीसी और आईसीसी दोनों के इजलास शेड्यूल हैं। दूसरी जानिब एसीसी इजलास में अफगानिस्तान क्रिकेट पर भी बात हुई और बोर्ड ने अफगानिस्तान का बजट 9% से बढ़ाकर 15% तक कर दिया है। न्यूयॉर्क में बर्फानी तूफान, मुजस्मा आजादी यकबस्ता हवाओं का तन्हा सामना करने पर मजबूर, सयाह साथ छोड़ गए। कसम से बहुत सर्दी है। लाहौरी चिली पर आएं, सर्दियों के खाबे खाएं। फ्राई फिश, गर्मा गर्म पाए, हलीम, चिकन कॉर्न सूप, बिरयानी, निहारी, मटन पुलाव, टिक्के, कबाब, गाजर का हलवा, कश्मीरी चाय। 1026 कोनी आइलैंड एवेन्यू, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क 718-859-1400। कसम से बहुत सर्दी है। लाहौरी चिली पर आएं, सर्दियों के खाबे खाएं।